हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया था और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संधारित्र तथा धारिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके चैप्टर नंबर 4 जो संधारित्र है, इसके अंदर बच्चों एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है जो वैसे देखा जाए तो बेसिकली किसी काम का नहीं था। ठीक है ना। तो मोस्टली पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाला है और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, तो अपन इसको समझते हैं। तो इसके अंदर नंबर 1 हेडिंग सबसे पहले लगा लीजिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? तो लिखना, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता है कि किसी परमाणु में, जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षा में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के चारों ओर चक्कर, यानी उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बोलो, ये अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जानते हैं इसके बारे में? तो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखना मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो बच्चों अपन जानेंगे सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं ना। नंबर 1 हेडिंग लगा लो इसके अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन लगा लिए। तो लिखना, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाह करने में भाग लेते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ में चालकता या विद्युत धारा प्रवाह करने का गुण किसके कारण आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो ये बात होगी अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नंबर 2 लगा के लिखना। अब नंबर 2, दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध बोल दो, बंधित बोल दो, बद्ध इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, बंधित इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों लिखिए, लिखना, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं तथा विद्युत धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेते तथा विद्युत धारा का चालन नहीं करते, वे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, है ना, और विद्युत धारा का चालन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने इसकी बात। अब लिखो बच्चों, विद्युत धारा के चालन के आधार पर अगली यानी ऐसे हेडिंग लगाना, इसमें लिखो स्टार लगा के, विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण
पदार्थों का वर्गीकरण, यानी विद्युत धारा के चालन के आधार पर, यानी पदार्थों में विद्युत धारा बहती है नहीं बहती है, क्या कंडीशन रहती है, इसके आधार पर पदार्थों को अपन बांटेंगे। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि धारिता का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। ठीक है, तो आपने लिखा विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें लिखो नंबर 1 चालक। पदार्थों को बच्चों सबसे पहले आ रहे हैं आपके चालक। कंडक्टर कौन होते हैं? ठीक है, तो अभी मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया जो विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, यानी वो चालकों में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो लिखो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। सॉरी, बार रुकना। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दो, Ag, Cu, Al, Fe, etc, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? चालक कहलाते हैं। ठीक है, नंबर दो लिखना बच्चों, अचालक या कुचालक। सर ये अचालक या कुचालक कौन होते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं, अचालक या कुचालक। तो बच्चों इसमें लिखना, इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ है ना, पदार्थ भी बोलते हैं। तो वे लिखो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे कुचालक विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइट छड़, रबर आदि। तो ये हो गया आपके क्या? विद्युत रोधी और कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ। ठीक है, तो बच्चों अब हेडिंग लगाओ इसमें, क्या? परावैद्युतीय पदार्थ। सर ये परावैद्युतीय पदार्थ कौन होते हैं? फिर परावैद्युतीय पदार्थ तीसरा टॉपिक नहीं है, ये स्पेशल हेडिंग है। हेडिंग लगा लीजिए, परावैद्युत पदार्थ है ना, परावैद्युत पदार्थ। सब परावैद्युत पदार्थ कौन होते हैं बताओ? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है परावैद्युत पदार्थ। लिखो, वे अचालक पदार्थ, यानी अचालक पदार्थ ही होते हैं ये। वे अचालक पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक होते हैं, वे अचालक होते हैं जिनमें धारा तो बहेगी नहीं, परंतु विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी ध्रुवित हो जाते हैं ये। अब ध्रुवित कैसे, अभी मैं समझाऊंगा। तो ये आपके कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, आगे लिखो, ये परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं परावैद्युत पदार्थ? दो प्रकार के। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले हेडिंग लगाना, नंबर 1 अध्रुवीय पदार्थ।
अध्रुवीय पदार्थ नहीं, सॉरी, परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, वे पदार्थ जो अध्रुवीय है ना, अध्रुवीय, जिनमें ध्रुवणता का गुण शून्य है, जिनमें द्विध्रुव गुण शून्य है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय पदार्थ। तो बच्चों अध्रुवीय पदार्थ में लिखना, लिखिए वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र पर, धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र पर संपाती होता है, धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र पर संपाती होता है, या जिनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, वे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, वे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों मैंने क्या कहा? मैंने कहा वे पदार्थ जिनमें, ठीक है, क्या हो सर, मान लो जैसे आपके परमाणु है, परमाणु में विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो मान लो जैसे परमाणु का घेरा है, इसके अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें धनावेश का केंद्र जिस बिंदु पर है, उसी बिंदु पर ऋणावेश का केंद्र, यानी इनके बीच की दूरी कितनी? 0। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा? 0। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हो गया परमाणु, जब क्या हो? बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 हो, तब की स्थिति है। अब यदि अणु की बात करें तो बच्चों अणु में जैसे यदि अपन एग्जाम्पल है CO2, CH4, ETC आदि सब क्या है? अध्रुवीय परमाणु। CO2 कैसे? तो देखना बच्चों COO, आप जानते हैं CO2 का रैखिक आकृति होती है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है तो डेल माइनस, इस पे भी डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल प्लस, और द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ माइनस से प्लस की ओर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, दोनों समान परिमाण विपरीत दिशा में एक दूसरे नियत कर देंगे तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार आपके ये एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ का गुटका। परावैद्युत पदार्थ का गुटका, गुटके का मतलब है एक टुकड़ा, भाग। अगर एक टुकड़ा हो तब क्या होगा? तो बच्चों वही बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा। तो आप सभी देखेंगे बच्चों क्या कि जब अपन कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इसमें आपके कुछ ध्रुवीय परमाणु होते हैं। ध्रुवीय परमाणु का मतलब जिनमें प्लस का और माइनस का केंद्र दूर दूर उपस्थित होता है, परंतु ये यादृच्छिक रूप से उपस्थित रहते हैं, यानी मनमाव झंडीना। ठीक है, किधर भी प्लस माइनस हो सकता है, किधर भी, किस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कैसे? यादृच्छिक रूप से, रैंडम। तो रैंडम रहेंगे तो इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? जब अपन सभी का द्विध्रुव आघूर्ण जोड़ते तो कितना आता है? 0। तो आपके ये क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ का गुटका, जो क्या है? अध्रुवीय है। तो जब अपन कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो यादृच्छिक व्यवस्था में होने के कारण इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0। तो उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, उतारिए। अब नंबर 2 टाइप लिखना, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, तो लिखो वे परमाणु या अणु या ध्रुवीय, वे परमाणु या अणु या परावैद्युत पदार्थ जिनमें
जिनमें कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो, जिनमें कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो अर्थात ध्रुवित हो, तो वे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, वे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना। अब क्या हुआ, अब अपन मान लो जैसे इस परमाणु पर एक विद्युत क्षेत्र लगा दें। क्या लगा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। सर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो इधर प्लस आवेश इधर माइनस आवेश, तो प्लस आवेश की तरफ क्या होगा? ऋणात्मक आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो गए। तो ये परमाणु ऐसा हो जाता है, इधर सारे ऋणात्मक आवेश इधर धनात्मक आवेश, तो दोनों के बीच में एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्रुवित हो गया। यह प्रक्रिया आपके ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवण। ठीक है ना। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण आपको ≠0 मिलेगा। इसी प्रकार आपके एग्जाम्पल HCl, NaCl, H2O, ETC, ये सब क्या है बच्चों? ये आपके एक ध्रुवीय परमाणु है। जैसे मैं H2O की बात करूं तो आप सभी को पता है कि H2O की आकृति ऐसी होती है, ऑक्सीजन डेल माइनस, ये डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस, माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इनका परिणाम इस तरफ आएगा इनके बीच में। तो बच्चों ये भी एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, मान लो जैसे पराविद्युत पदार्थ का गुटका हो, तो बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यानी एक पराविद्युत पदार्थ का गुटका एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके ऊपर आपने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो जैसे तुम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण धनात्मक आवेश पे प्रतिकर्षण और ऋणात्मक आवेश पे आकर्षण। तो इस प्रकार एक बलागुण लगेगा, इन सब पे क्या लगेगा? बलागुण। और बलागुण लगने के कारण ये सारे अणु क्या होंगे? इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। कैसे? ऐसे, है ना, यानी संरेखित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं बलागुण के कारण। तो बच्चों इधर आपके माइनस का आवेश, इधर माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी विद्युत क्षेत्र से दूर तो प्लस का आवेश और विद्युत क्षेत्र के पास माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आप क्या देखोगे कि गुटके के एक तरफ माइनस का आवेश प्रेरित हो जाएगा और दूसरी तरफ प्लस का आवेश प्रेरित हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवण। और ध्रुवण होने के कारण इसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तो ये आपके क्या कहलाता है? पराविद्युत पदार्थ का गुटका। किसमें? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये बड़ा काम की चीज है। क्या? कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर जब अपन कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो पराविद्युत पदार्थ का गुटका ध्रुवित हो जाता है, और ध्रुवित होने के कारण एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन ने पढ़ा क्या
कि जब किसी परमाणु पर अपन कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके अगला टॉपिक भी यही है, क्या, ध्रुवण। तो अब अपन जानेंगे ध्रुवण। तो लिखो, ध्रुवण के बारे में लिखना, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना ध्रुवण कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना ध्रुवण कहलाती है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार एक प्लस का आवेश माइनस का आवेश डिस्प्लेस हो जाता है। देखो बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये आपके कोई एक परावैद्युत पदार्थ का गुटका है, इसके ऊपर यदि आप कोई एक विद्युत क्षेत्र लगाओगे, ठीक है, तो जब अपन इस पे कोई विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो आपको पता है कि जो इसके अंदर अणु है तो उन पे एक बलागुण लगेगा। अरे क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। तो बलागुण लगने के कारण ये अणु क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो रहे थे। बोलो, हो रहे थे ना। तो ये संरेखित होने की घटना ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है विद्युत ध्रुवण। यही क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, तो आगे लिखना, नेक्स्ट इसमें वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, वे रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। वे रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे अगली लाइन में एक हेडिंग लगा के लिखना, इसी के अंदर ये कहलाता है बच्चों आपके ध्रुवण सदिश। अब अपन जानेंगे कि सर ध्रुवण सदिश क्या होता है। इसको कैपिटल बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्रुवण सदिश हेडिंग लगा लो, लिखो। ठीक है, लिखो, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो बच्चों एकांक आयतन में प्रेरित कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो ये हो गया आपके ध्रुवण सदिश, उतार लीजिए। ठीक है, डायग्राम भी बना लेना। साथ के साथ अब आगे लिखो, ध्रुवण सदिश परिणाम विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश परिणाम विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। तो जब अपन समानुपाती चिन्ह डालेंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक जो कहलाता है जाई ई, इसको काई ई भी बोलते हैं बच्चों। तो ध्रुवण सदिश परिणाम विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, जहां जाई ई क्या कहलाती है, विद्युत प्रवृत्ति। क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत प्रवृत्ति। हो गई बात। तो अपन इसके बारे में और आगे जानेंगे। तो ये हो गई आपकी बात, इसकी उतार लीजिए। ठीक है,
उतारिए बच्चों। अब अपन आगे नेक्स्ट अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं बच्चों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने, क्या, धारिता, विद्युत धारिता। सर ये विद्युत धारिता क्या होती है बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, धारिता जिसको अपन कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लिखो बच्चों, धारिता में लिखना, लिखिए, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता, विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है, उस चालक की धारिता कहलाती है। अर्थात किसी चालक पर उपस्थित आवेश, किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विद्युत विभव के समानुपाती होता है, उसके विद्युत विभव के समानुपाती होता है। अर्थात तो बच्चों किसी भी चालक पर आवेश, उसमें जो विद्युत विभव है उसके क्या होगा, समानुपाती। और जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक जो कहलाता है सी। तो बच्चों सी कहलाती है, सर ये एक समानुपाती नियतांक है, और ये कहलाता है आपके चालक की धारिता, चालक की धारिता। ये एक अदिश राशि है बच्चों, है ना। तो सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन वी। हो गई बात। अब अपन बात करेंगे इसके मात्रक की। सर इसका मात्रक क्या होता है बताओ। तो जो मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और विभव का मात्रक वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट सी अपॉन वी, या फिर फैरड, इसका मात्रक होता है फैरड, कैपिटल एफ। ठीक है, यह धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसकी विमा ज्ञात करते हैं। सर आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, विभव की विमा M1 L2 T-3 A-1। हल करेंगे तो क्या आएगा, M-1 L-2 T⁴ A2। होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों ये कहलाता है। तो फैरड आपके धारिता का ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये बहुत बड़ा मात्रक है, यानी कि आपको 1 माइक्रो फैरड यानी 10⁻⁻6 फैरड, या फिर 1 नैनो फैरड 10⁻⁻9 फैरड, या फिर 1 पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड, ये आपके काम में लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये कहलाती है आपके धारिता। ठीक है, तो ये तो हो गई बात धारिता की। अब अपन देखते हैं इसके अंदर नोट। तो सर नोट बताओ। तो देखना, सबसे पहले एक फैरड की परिभाषा। सर एक फैरड की परिभाषा दो। तो देखना बच्चों, C बराबर हो गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। यदि डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट हो तो डेल्टा Q बराबर कितना होगा, सॉरी डेल्टा Q बराबर 1 कूलम हो तो आपके C कितना हो जाएगा, 1 फैरड। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक का विभव में इकाई वृद्धि करने पर आवेश में इकाई वृद्धि हो, आवेश में इकाई वृद्धि हो तो चालक की धारिता
तो चालक की धारिता 1 फैरड होती है। तो बच्चों चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैरड होगी। समझ गए? तो ये कहलाती है आपके 1 फैरड की परिभाषा। तो बच्चों ये तो 1 फैरड की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं अपन इसके अंदर ग्राफ। नोट नंबर 2, Q तथा V में वक्र। तो जब अपन आवेश और विभव में वक्र बनाएंगे तो बच्चों वक्र कैसा बनेगा? सर कैपिटल Q आवेश, V विभव के क्या है? समानुपाती। तो समानुपाती का ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा। अगर आपको ऐसे ग्राफ मिल जाए, उसकी धारिता पूछे, तो आप क्या करेंगे? तो सर V1 इसके सापेक्ष आवेश Q1, ये हो गया V2 इसके सापेक्ष आवेश Q2, ये हो गया आवेश में परिवर्तन डेल्टा Q, ये विभव में परिवर्तन डेल्टा V। तो जो अपन धारिता निकालेंगे तो इसका स्लोप, तो बच्चों tan थीटा किसके बराबर होगा? सर tan थीटा बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, जो किसके बराबर होगा? C। तो बच्चों QV वक्र का ढाल, स्लोप किसको बताता है? धारिता को बताता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चालक की धारिता QV वक्र आवेश विभव वक्र के ढाल के तुल्य होती है। अब बात आती है आपके नेक्स्ट नोट, Q की अनिर्भरता, C की अनिर्भरता, यानी C किस पे निर्भर नहीं करता? तो बच्चों C Q आवेश पर निर्भर नहीं करता और V विभव पर निर्भर नहीं करता। परंतु बच्चों C निर्भर करता है। C की निर्भरता, सर C किस पे निर्भर करता है? नंबर 1, C निर्भर करता है माध्यम पर। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर, क्योंकि C धारिता एप्सिलॉन r के समानुपाती। C निर्भर करता है चालक के आकार व आकृति पर। ठीक है। नंबर 3, अन्य आवेशित चालक की उपस्थिति पर, यानी अन्य आवेशित चालक है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये कहलाती है बच्चों आपके धारिता। तो हो गई बात, तो आप ये उतार लीजिए, ये कहलाती है आपके चालक की धारिता। ठीक है।